Hello students, myself Akhtar Islam and welcome back to the third or last lecture of the poem Wind of class 9 from the book of Beehive. Okay, and yesterday I have already discussed the poem through line by line. Today I am going to explain the literary devices that is used in this poem. First of all, you must know what is literary device. Okay, just look at here. Literary device. What is literary device? Actually, it is also called a rhetoric. इसको रेटोरिक भी कहा जाता है कभी कभी. इसका एक्चुअली ओरिजिनल नेम होता है रेटोरिक. देखो, रेटोरिक RHETORIC, रेटोरिक. ओके, इसका डेफिनेशन ऐसा है. इट टीचेस अ पर्सन हाउ टू ऐड ब्यूटी एंड ग्रेस टू हिज और हर स्टाइल ऑफ कंपोजिशन. अगर कोई भी पर्सन जब कुछ लिखता है, पोएम वगैरह लिखता है ना, उसका कंपोजिशन में जो स्टाइलिस्टिक एस्पेक्ट होता है, अच्छा बनाने के लिए, उसका और ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो डिवाइसेस यूज किया जाता है, उसी को कहा जाता है रेटोरिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस. ठीक है, रेटोरिक या लिटरेरी डिवाइस. हैव यू अंडरस्टूड? सो नाउ वी शुड नो what type of literary devices are used in this poem. Have you understood? I have written the definition and the lines that are used, the literary devices, by literary devices. First of all, the entire poem is written in free verse. There is no rhyme scheme in the poem. ये फ्री वर्स में लिखा गया है, इसका कोई राइमिंग पैटर्न व राइमिंग स्कीम नहीं है. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड? आफ्टर दैट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट इज यूज्ड इन दिस पोएम. ओके, फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should know the definition of anaphora. What is anaphora? When a word is repeated at the beginning of two or more consecutive lines is called anaphora. माने एक ही वर्ड जब एक लाइन दूसरा लाइन में, माने कोई भी सेंटेंस या कोई भी लाइन का जो पहला वर्ड होता है, अगर वही सेम वर्ड दूसरा या तीसरा में रिपीटेशन होता है सेम वर्ड, उसी को कहा जाता है एनाफोरा. एज फॉर एग्जांपल इन योर लाइन पोएम देखो, एज फॉर एग्जांपल जैसे लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4 begins with don't. Okay, lines number 6, 7 and 8 begins with you. So 2, 3 and 4, don't is used in the 3 line. That's why it is anaphora. And after that 6, 7 and 8, look, 6 you, 7 you, 8 you. Have you understood? 6 line, 7 line and 8 line, you. Okay, it is called anaphora. So जो वर्ड 2 या 3 लाइन में कॉन्जिक्यूटिवली क्या होता है, सक्सेसिवली एक ही वर्ड यूज किया जाता है शुरू में, बिगिनिंग में, उसी को एनाफोरा कहा जाएगा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन. very special. What is personification? First of all, you should know. Nature, an inanimate object or an abstract idea is inverted with the attribute of a living being. इसका मतलब है, जब अभी आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग के साथ आप कंपेयर करते हो, उस चीज़ के बारे में बोलते हो, उसी को कहा जाता है पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफाई करना, पर्सन से आया है पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफाई करना. ओके, इन दिस पोएम you will get number of personification word. Wind has been personified. Wind in this poem. Wind जो है, ये wind ये पर्सनिफाई किया गया है. देखो कैसे. When the poet says you are, he is referring to wind as a person. Line number 5, 6,
7 and 20. 5 5 5 में क्या यूज किया है? देखो यू जनरली क्या होता है? एक पर्सन को बोला जाता है यू, लेकिन इसमें यू मतलब हो गया विंड को, विंड यू, ठीक है। उसके बाद आ जाओ लाइन नंबर 6, क्या है? यू टोर, यू मीन्स विंड ना। उसके बाद आ जाओ 7 नंबर लाइन, क्या है? यू ब्रॉट रेन अगेन, तो यू, ओके। लास्ट में देखो लाइन नंबर 20, ये 29 नंबर, ही, इट इज ऑल्सो पर्सनिफाइड, इसी को कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। सो लाइन नंबर 5 में है पर्सनिफिकेशन, 6 में है पर्सनिफिकेशन, 7 में है पर्सनिफिकेशन और 20 में है पर्सनिफिकेशन, ही पर्सनिफिकेशन, ओके। यू पर्सनिफिकेशन, यू पर्सनिफिकेशन, यू पर्सनिफिकेशन। हैव यू अंडरस्टूड? नेक्स्ट, alliteration. Number 3, alliteration. Very simple. What is alliteration? First of all, you should know the same letter, syllable or sound is repeated at the beginning of successive or nearly successive words. अब देखो, सेम लेटर हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, सिलेबल भी सेम हो सकता है और साउंड भी सेम हो सकता है। जब रिपीटेड होता है एक ही लाइन में 2-3 वर्ड, 2-3 लेटर, 2-3 सिलेबल, उसी को कहा जाएगा एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर, सिलेबल एंड साउंड। इन दिस पोएम, लाइन नंबर 12, 13, 19 एंड 20। 12 में देखो क्या है? 12, दिस इज 12 नंबर लाइन, एंड विंड, we know, W and W. Have you understood? After that, 13 number. Where 13 number? You will get owned, W, W, what? Okay. After that, 19. 19 में देखो wind, weak, with W, weak, W. Okay. After that, 20. 20, where is 20? Yes, 20, line number 20. Okay. Fire, F, flourish, F. Okay. This is called alliteration. Have you understood? मैंने एक लेटर हो, सिलेबल हो या साउंड हो, जब रिपीटेड होता है सेम ही लाइन में, ओके, उसको कहा जाएगा एलिटरेशन। एलिटरेशन, ALLITERATION, एलिटरेशन। हैव यू अंडरस्टूड? आफ्टर दैट, नंबर 4, रेपिटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है रिपीट करना। कोई भी वर्ड जब रिपीट करता है उसी को रेपिटेशन कहा जाता है। इन दिस पोएम द वर्ड क्रम्बलिंग, यू नो, क्रम्बलिंग, देखो, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स। ये क्रम्बलिंग वर्ड जो है रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एंड इट इज कॉल्ड रेपिटेशन, REPETITION, repetition. Have you understood? Now, symbolism. Symbolism. What is symbolism? देखो, symbolism is the last point. Symbolism means, it means that the thing refers to some other thing. As for example, wind is also a symbol. It refers to the challenges and adversities in human life. अब देखिए, ये विंड जो है, ये विंड, द टाइटल विंड, when you will read the poem, you will get the destructive side, sometimes creative side of wind, but the whole process of wind is compared to human beings, to a human beings से क्या चीज़ के साथ कंपेयर किया है? चैलेंजेस के साथ, एडवर्सिटीज़ के साथ। जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है, जो चैलेंजेस आता है, उसको ओवरकम कैसे किया जाता है, कैसे हमको फर्म होना है, डिटर्मिनेशन हमको होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, देन यू विल गेट योर सक्सेस। दैट्स वाई symbolism is used in this poem. Have you understood?
So first of all, anaphora, second personification, and third is alliteration, and fourth is repetition, and fifth is symbolism. Have you understood? Now there are a lot of questions you will get when you read the poem. You know, first of all, I have written some questions, but there are a lot of questions in your book. First question: what are the things the wind does in the first stanza? Okay, page number 31. 31, page number 31. First question of the poem Wind. What are the things the wind does in the first stanza? Important poem and very relevant poem. Poem question. Number 2. How you seen anybody winnow grain at home or in paddy field? What is the word in your language for winnowing? So you must write the definition of winnowing. Okay. Number 3. What does the poet say? The wind god winnows. Very relevant question. Number 4. What should we do to make friends with the wind? Very relevant question. Number 5. What do the last 4 lines of the poem mean to you? Very important question. Okay. And last question is also important question. And number 7. I have also written some question on the paper. Number 7. 6 from your books, and after 6, question number 7, how have the pages of the books been torn? Okay. Number 8, how does the wind bring rain? Okay. Number 9, explain the expression crumbling lives, crumbling hearts. Okay. Number 10, what is the moral message of the poem? Number 11, discuss the literary devices that are used in this poem. These are the questions, okay, that are very important for all of you. Okay, so thank you.